सोचिए, एक ही वक्त में एक ही जमीन पर दो ताकतें उभर रही थीं। एक हजारों मील दूर से आए व्यापारियों की कंपनी और दूसरी एक ऐसे योद्धा की जो अपनी ही मिट्टी को एक कर रहा था। एक का मकसद था मुनाफा, दूसरे का मकसद था एक मजबूत सल्तनत। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के सिख साम्राज्य की इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के बहाने आई और धीरे धीरे कलम और तोप के दम पर एक साम्राज्य बन गई। और दूसरी तरफ है महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने बिखरे हुए सिख मिसलों को या कह लीजिए कबीलों को एकजुट किया और पंजाब में एक जबरदस्त साम्राज्य खड़ा कर दिया। दोनों एक ही समय पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके रास्ते और उनकी मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। आज की हमारी चर्चा इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो उभरती शक्तियां थी कौन, फिर समझेंगे कि उन्होंने अपने अपने साम्राज्य बनाए कैसे। इसके बाद हम उस इंजन को जानेंगे जो इन साम्राज्यों को चला रहा था। फिर देखेंगे कि उनके शासन करने के तरीके में क्या फर्क था, और आखिर में हम उनकी विरासतों पर नजर डालेंगे जो वो अपने पीछे छोड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, दो उभरती शक्तियां। हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य की पकड़ कमजोर हो रही थी और पूरे उपमहाद्वीप में एक तरह का पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक खालीपन सा बन गया था। ये सचमुच भारतीय इतिहास का एक चौराहा था। तो हुआ ये कि जब दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ी तो इस खाली जगह को भरने का मौका कई लोगों को मिला। इसी मौके का फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और साथ ही रंजीत सिंह जैसे स्थानीय नायकों ने भी। एक ने अपनी व्यापारिक चालाकी से जगह बनाई तो दूसरे ने अपनी तलवार के दम पर। दूसरा पड़ाव, साम्राज्य का निर्माण। देखिए, मौका तो दोनों को मिला था, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने अपनी ताकत को एक साम्राज्य में कैसे बदला। यहीं पर हमें सत्ता तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं, और ये रास्ते उनके असली इरादों को भी साफ कर देते हैं। ये टाइमलाइन बहुत कमाल की है। आप देखिए कैसे इतिहास एक साथ दो अलग अलग पटरियों पर चल रहा था। साल 1765, बक्सर की लड़ाई के ठीक बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाती है, यानी टैक्स वसूलने का कानूनी हक। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं था, ये एक ट्रेडिंग कंपनी के शासक बनने का पहला ठोस कदम था। और लगभग उसी दौर में 1801 में रंजीत सिंह पंजाब के महाराजा का ताज पहनकर एक पूरी तरह से स्वदेशी साम्राज्य की नींव रख रहे थे। तो यहाँ दो अलग अलग मॉडल एकदम साफ दिखते हैं। अंग्रेजों ने व्यापारिक परमिट, जिसे दस्तक कहते थे, उसका गलत इस्तेमाल किया, फिर धीरे धीरे कानूनी दांवपेच से सत्ता पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ रंजीत सिंह का रास्ता सीधा था, बाहरी हमलावरों का सामना करो, बिखरे हुए सिख गुटों यानी मिसलों को एक सेना के नीचे लाओ और एक मजबूत राज्य बनाओ। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, साम्राज्य का इंजन। आखिर इन दोनों साम्राज्यों को चलाने वाली आर्थिक सोच क्या थी? यहीं पर शोषण और खजाने का फर्क साफ होता है। एक साम्राज्य का इंजन इस तरह बना था कि वो देश की दौलत को बाहर खींचे, और दूसरे का इंजन देश की दौलत को देश में ही रखकर उसे मजबूत करे। इस आंकड़े को जरा ध्यान से देखिए। 1750 में जब कंपनी बस अपने पैर जमा ही रही थी, उस वक्त दुनिया के कुल औद्योगिक उत्पादन में भारत का हिस्सा था पूरे 25%। जी हाँ, भारत उस वक्त दुनिया का एक तरह से वर्कशॉप था, खासकर कपड़ों के मामले में। और फिर करीब 150 साल बाद ब्रिटिश राज के दौर में 1900 तक ये आंकड़ा 25% से घटकर रह गया सिर्फ 2%। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये ब्रिटिश नीतियों का सीधा नतीजा था। इसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब भारत के अपने उद्योगों को जानबूझकर तबाह करना। तो ये दौलत की निकासी आखिर हुई कैसे? इसके लिए अंग्रेजों ने एक पूरी मशीनरी तैयार की थी। उन्होंने जमीन से लगान वसूलने के 3 अलग अलग सिस्टम बनाए: परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। नाम भले ही अलग अलग थे, इलाके भले ही अलग थे, लेकिन हर जगह नतीजा एक ही था: किसानों पर भारी भरकम टैक्स, बढ़ता हुआ कर्ज और आखिर में अपनी ही जमीन से बेदखली। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को अमीर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था।
तो अब अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। ब्रिटिश मॉडल का एक ही मकसद था, भारत से पैसा निकालो और ब्रिटेन भेजो। भारतीय कपड़ों पर 70 से 80% तक का टैरिफ लगा दिया ताकि वो बिक ही ना सकें, और ब्रिटेन से आने वाले माल पर कोई टैक्स नहीं। दूसरी तरफ रणजीत सिंह का मॉडल था एक केंद्रीय खजाना बनाना, जिसका मुख्य काम अपनी आधुनिक सेना को सीधे तनख्वाह देना था ताकि उनका साम्राज्य महफूज रहे। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि रणजीत सिंह का मॉडल हर तरह से परफेक्ट था। उन्होंने मुगलों से विरासत में मिली जागीरदारी प्रथा को खत्म नहीं किया। इस प्रथा में जागीरदार यानी बड़े जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे। ये उनके साम्राज्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई और उनकी मौत के बाद इसी सिस्टम ने अंदरूनी झगड़ों को और हवा दी। अब आते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, शासन में अंतर। अच्छा, पैसा और अर्थव्यवस्था की बात तो हो गई, पर ये साम्राज्य चलाए कैसे जाते थे? इनके राज करने का तरीका, इनकी फिलॉसफी क्या थी? चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। महाराजा रणजीत सिंह का दरबार अपनी सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता के लिए एक मिसाल था। आप देखिए, उनके विदेश मंत्री एक मुसलमान थे, फकीर अजीजुद्दीन। उनके प्रधानमंत्री एक हिंदू थे, ध्यान सिंह, और उनकी सेना में एक यूरोपीय ईसाई जनरल भी थे। उन्होंने गुरुद्वारों, मंदिरों और मस्जिदों सबको बराबर का संरक्षण दिया। उनके शासन को इसीलिए सरकार-ए-खालसा कहा जाता था, यानी ये किसी एक राजा की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की सरकार थी जिसमें हर कोई शामिल था। और इसके बिल्कुल उलट था अंग्रेजों का लक्ष्य। लॉर्ड मैकॉले का ये मशहूर कोट उनकी सोच को साफ साफ बयान करता है। वो भारत में एक ऐसा क्लास बनाना चाहते थे जो दिखने में तो भारतीय हो, लेकिन सोच, विचार और वफादारी में पूरी तरह अंग्रेज हो, ताकि वो उनके साम्राज्य को चलाने में मदद कर सके। तो हमारे सामने शासन के दो अलग अलग मॉडल हैं। एक तरफ है बंगाल में अंग्रेजों की दोहरी सरकार, एक अजीब सी व्यवस्था जहां टैक्स वसूलने की ताकत तो कंपनी के पास थी, पर लोगों की भलाई की जिम्मेदारी नवाब की थी। इसका नतीजा भयानक भ्रष्टाचार और एक विनाशकारी अकाल जिसमें लाखों लोग मारे गए। और दूसरी तरफ रणजीत सिंह की सरकार-ए-खालसा, जिसकी नींव ही अलग अलग धर्मों के लोगों को साथ लाकर एक मजबूत पहचान बनाने पर टिकी थी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और आखिरी पड़ाव पर, अलग अलग विरासतें। तो इन दोनों साम्राज्यों का अंजाम क्या हुआ? और इससे भी बड़ा सवाल, ये अपने पीछे आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़कर गए? आइए इनकी विरासत को समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटिश राज ने एक बहुत बड़ा प्रशासनिक ढांचा, रेलवे और कानून व्यवस्था बनाई, लेकिन ये सब कुछ एक ऐसी नींव पर खड़ा था जो पूरी तरह से आर्थिक शोषण पर टिकी थी। भारत से लगातार दौलत की निकासी और इसी शोषण ने आखिर में 1857 के विद्रोह जैसे बड़े तूफानों को जन्म दिया। वहीं दूसरी तरफ सिख साम्राज्य अपनी बुलंदी पर एक बहुत ताकतवर और खुशहाल राज्य था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। वो पूरी तरह से रणजीत सिंह की शख्सियत पर टिका हुआ था। जैसे ही उनका निधन हुआ, जागीरदारी प्रथा जैसी अंदरूनी कमजोरियों और गद्दी के लिए हुए खूनी संघर्षों ने इस शानदार साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर किसी साम्राज्य को लंबे समय तक टिकाऊ क्या बनाता है? बाहर से धन खींचने की ताकत, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, या फिर अपने ही लोगों और संसाधनों को सींचकर एक मजबूत राष्ट्र बनाना, जैसा कि रणजीत सिंह ने करने की कोशिश की? इतिहास ने हमें दोनों रास्तों के नतीजे दिखा दिए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिस्ट्री ऑफ भारत की पूरी सीरीज के सभी पार्ट जरूर देखें। मैं हर दिन नया पार्ट अपलोड करता हूं। जुड़े रहें। धन्यवाद।